नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी। मेरे साथ है फारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करते हैं ओमिक्रॉन की। हालात फिर नाजुक होते जा रहे हैं और हालात इस हद तक नाजुक होते जा रहे हैं कि हमें याद है 2020 में जब कोरोना आया था और किस तरह से उसका मंजर हमें देखने को मिला था। 2021 में उसका भयावह रूप 2-3 महीने देखने को मिला, जिसमें दिल्ली समेत तमाम कई राज्यों, कई यूटीज़ में डेथ हो गई, काफ़ी लोग मर गए, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अब क्या वैसे हालात आएंगे? किस तरह का ये वेरिएंट है? इससे दहशत का माहौल पैदा हो गया है और ऐसे में ऑब्वियसली दहशत भी है और ये कहा जाए कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बिल्कुल वैसा ही वेरिएंट हो जाए और ये बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब कर दे। हैदर भाई, देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो अब तक 578 मामले ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, जिसमें से 142 मामले दिल्ली और 142 मामले महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा केरला, गुजरात और यूपी में कुछ मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब आते हैं, ये कितना भयानक हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस फैमिली का ही एक और सदस्य है। इससे पहले जो हमने देखा वो डेल्टा वायरस था, वो बहुत ज़्यादा भयानक था। उसने लाखों लोगों की जान ले ली, कुछ 50 लाख लोग पूरी दुनिया में मारे गए और कई करोड़ लोग इसके जद में आए थे, यानी कि इससे संक्रमित हुए थे। लेकिन जहाँ तक डेल्टा, अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसकी बात करें तो केसेस ज़रूर यूरोप में ज़्यादा हैं। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ केसेस ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी फर्टिलिटी कम है। इसमें लोगों की, मरने वालों की तादाद थोड़ी कम है। मतलब अभी हमने देखा कि उस तादाद में, जिस तादाद में डेल्टा वेरिएंट से लोग संक्रमित होकर मारे जा रहे थे, उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा कम है। और कई ऐसी रिपोर्ट आ चुकी हैं कि ये थोड़ा माइल्ड है। लेकिन हम चांस क्यों लें, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। और ऐसे में हम अगर चांस लेते हैं और ये कुछ भयानक रूप ले लेता है तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा हमारे पूरे देश के लिए। इसलिए सरकार चांस लेना नहीं चाहती है और लगातार प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। सबसे ये कहा जा रहा है कि वापस जैसे आप पहले मास्क लगा रहे थे, मास्क लगाएं, दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी उसको बना के रखें और पूरी एहतियात बरतें। अब आते हैं इसके लक्षण पे। लक्षण इसके कुछ ऐसे हैं कि आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कफ या खांसी हो सकती है, और खांसी ऐसी हो सकती है जो बार बार दवा पीने से भी या उसका इलाज करने से भी सही नहीं हो, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते वो एक्सटेंड हो सकती है। इसके बाद आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब गले में दर्द होना। टॉन्सिल्स अलग चीज़ है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये थोड़ा अलग है, तो वो दर्द होना, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और कभी कभी बुखार आना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। यानी वो सिम्टम है जो बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है। किसी भी हाँ, वेदर चेंज में सारे सिम्टम आते हैं, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वाकई ओमिक्रॉन है या आपको कौन सा वायरस अटैक किया है। लेकिन इतना साफ है कि ये सब कुछ होने के लिए अब जो स्थिति है वो फिर दोबारा हैदराबाद पैनिक वाली हो गई, क्योंकि हमने देखा कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तादाद कम होती जा रही है, नाइट कर्फ्यू लग गया है कई जगहों पर। कई जगहों पर जो पार्टीज़ हैं वो कैंसिल कर दी गई है नए साल की। और नए साल पर ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा इशू होता है। जब पार्टीज़ होती हैं, लोग काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, कई बार झगड़े होते हैं, तो वहाँ पुलिस की तैनाती बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब ये कहा जाए कि इससे आर्थिक नुकसान भी कई सेक्टर्स को हो रहा है। साथ साथ लोगों में एक दहशत का माहौल दोबारा पैदा हो रहा है। स्कूल्स ऑब्वियसली पहले थे खुल रहे हैं, बीच में खुले भी, और अब अचानक एकाएक अब फिर दोबारा ये स्थिति पैदा हो रही है कि स्कूल शायद अब ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट सीजन में ही खुलेंगे। और इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन, मैं ये कितना खतरनाक होगा, कितना माइल्ड है, ये पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये कितना माइल्ड है या कितना सीवियर है, इसके बारे में कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनमें इसको ये बताया जा रहा है कि ये माइल्ड ज़रूर है, लेकिन सरकार कोई चांस लेना नहीं चाहती। और उसको सामने दिख रहा है कि ये क्रिसमस अभी गुजरा है, उसके बाद न्यू ईयर है। न्यू ईयर पे जो गैदरिंग होती है, ख़ासकर बड़े शहरों में पार्टीज़ होती हैं और जो गैदरिंग होती हैं, और गोवा जहाँ पे लोग अक्सर बहुत सारा ज़्यादा तादाद में जाते हैं, वहाँ इसके भी केस अलावा आ गया है। हिल स्टेशन में जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा ना हो, जमा ना हो और ये संक्रमण फैल ना सके, इसलिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ख़तरनाक हो, लेकिन हम चांस क्यों लें, इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। हो सकता है कि अगर न्यू ईयर गुज़र जाने के बाद, यानी कि जो नया साल की पार्टी होनी है वो गुज़र जाने के बाद अगर मामले ठीक रहे
तो इसको वापस रिज्यूम किया जा सके जैसे अभी तक चल रहा था। अब आते हैं लॉकडाउन के ऊपर। लॉकडाउन जो लगाए गए, ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाया गया, जिसे नाइट कर्फ्यू भी कहा जिसे जाता है। नाइट कर्फ्यू कहा जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वैसे भी लोग आजकल, इतनी सर्दी पड़ रही है कि 9 बजे के बाद लोग निकलते ही नहीं है, ठीक है, और सुबह 5 बजे निकलना तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये नाइट कर्फ्यू सिर्फ इस सिंबोलिज्म का एक प्रतीक है, मतलब वो एक सिंबोलिज्म है कि हम एहतियात बरत रहे हैं। फॉर्मेलिटी से ज़्यादा इसको सिंबोलिज्म हमने इसलिए कहा क्योंकि पब्लिक को लगे कि हाँ ये कर्फ्यू जैसी चीज़ वापस इम्पोज हो रही है, और अभी ये रात में, ये दिन में भी हो सकती है अगर हमने कई नेता तंज कस रहे हैं, कई नेता कह रहे हैं कि रात में तो कर्फ्यू और दिन में रैली। हाँ, अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में चुनाव है। यूपी में अकेले चुनाव नहीं है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है। इन तमाम राज्यों में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और ऐसे में जो रैली होती हैं पार्टियों की, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड करने का काम कर सकती हैं। अगर ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, 17 करोड़ जो जनसंख्या का आप समझ लीजिए, इसको 25% कह सकते हैं कि 17 करोड़ के आसपास जनता जो है वोट करेगी। तो ऐसे में आप सोचिए संक्रमण कितना फैल सकता है। अगर नहीं, वोट तो बहुत दूर की बात है, वो तो मार्च के महीने में होना है जहाँ तक उम्मीद है, मार्च या फरवरी लास्ट में। लेकिन अभी जो रैलियाँ हो रही हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करते हुए कहना पड़ा कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इस पे फैसला लें कि क्या चुनावों को टाला जा सकता है ओमिक्रॉन को देखते हुए। अब ये फैसला सरकार के पाले में है, सरकार को ये तय करना है कि क्या हम चुनाव टाल सकते हैं। अगर हम चुनाव नहीं टालते हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि जो रैलियां जिस तादाद में होंगी, जिस भीड़ में होंगी, अगर कहीं खुदा न खास्ता ये ओमिक्रॉन ख़तरनाक हुआ, सीवियर हुआ, तो इसके हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। जैसे कि 2021 में शुरुआती दिनों में हम लोगों ने देखा कैसे मौत का मंजर था, कैसे मौत का एकदम तांडव चल रहा था, वैसी स्थिति वापस आ सकती है। लेकिन अब तो ये एक तरह से कहा जाए काफ़ी डर एकदम बन गया है, और पेरेंट्स बहुत घबरा गए हैं जिनके बच्चे बीच में स्कूल खोले भी थे, गए भी थे। एक वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो रही है 15 से 18 साल के बीच में। लेकिन साथ साथ ये तो सच है कि दोबारा दहशत का माहौल पैदा हो गया, और कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, इसीलिए कि ज़्यादा भीड़ ना हो और संक्रमण ज़्यादा फैल ना सके। हो सके तो ऐसा हो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि माइल्ड हो, ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट ना करे, और अगर करे तो फैटल ना हो, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दहशत इससे फैल गई है, और इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये अब कैसे, ये सब डिपेंड करेगा परिस्थिति पर आने वाले कि किस तरह से केसेस बढ़ते हैं, क्या सीवियरिटी रहती है। और हैदर भाई एक चीज़ तो है, ये सब कुछ प्रिडिक्शंस के ऊपर तो है ही, लेकिन कोई एक प्रॉपर स्टडी की अगर बात की जाए वो नहीं है। वो ये बहुत बढ़िया आपने पॉइंट छेड़ा। अब मैं बहुत दिनों से ये बताना चाह रहा था, लेकिन चूंकि हमें ओमिक्रॉन पे चर्चा करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया डरी हुई है। बहुत लोग भुक्तभोगी हैं जिनके अपने लोग मारे गए, बहुत लोग बीमार पड़े जिनके अपने जो जमा पूंजी थी वो इसमें खर्चा हो गई। यानी कि पूरा एक क्योस का माहौल 2 साल रहा। नौकरियां चली गई, लोगों की सैलरीज कट गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनसे सबसे ज़्यादा मुनाफे में या फ़ायदे में पता है कौन रहा? फार्मास्यूटिकल कंपनियां। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो सबसे जल्दी बनाई गई वैक्सीन थी उसको बनाने में भी 4 साल का रिसर्च वर्क लगा था, और उसको फाइनल स्टेज में आने में 7 साल लगे थे। लेकिन इस मामले में 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार कर दी गई, और तो और इसके बूस्टर भी बना दिए गए, और तो और इसकी ओरल मेडिसिन भी बना दी गई। यानी कि ये सब एक मतलब हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इसमें अगर किसी को कोई फ़ायदा हुआ है, मतलब कोई एक ऐसा सेक्टर है या इंसान है जिसको फ़ायदा हुआ है, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर ने तो आपका क्या कहना है कि उन्होंने सरकार को खरीद लिया या दहशत में? नहीं खरीद लिया ये नहीं और सरकार ने दहशत फैला दी। ये सरकार दहशत क्यों फैलाएगी अपने लोगों को फंसाने के लिए? लेकिन ये जो इस पूरे उसमें प्रकरण में आप देखिए तो जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए
जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा वो फार्मा सेक्टर रहा, और इसलिए इस पे शक जाता है क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण कर लेना, कोई भी वैक्सीन के लिए सबसे पहले रिसर्च होती है, फिर कई चरणों में उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद अलग अलग चरणों में अलग अलग एज ग्रुप में उसको इंसानों पे टेस्ट किया जाता है, फिर उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में कई साल लगते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस कोरोना के मामले में 1 साल के अंदर वैक्सीन ला के दे दी गई और सबने लगा भी ली। ठीक है, तो इस तरह की बातें आ रही थी, मतलब ये कि ये जो पूरा 2 साल का प्रकरण है, इसके पीछे फार्मा सेक्टर की साजिश भी हो सकती है। मतलब ऐसा कोई अभी सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी बातें की जा रही थी, क्योंकि उसका जो बेस है वो यही है कि जिस तरह से वैक्सीन बनाई जा रही है, ओरल डोसेस तैयार कर दी जा रही हैं, बूस्टर बनाए जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें, मतलब आप समझिए किसी फार्मा कंपनी ने वैक्सीन बनाई और उसने ये बोला कि हाँ भाई जो नया वेरिएंट आ रहा है उस पर वैक्सीन काम नहीं हो रही है, अब मेरा बूस्टर लगाइए। अब तो वो बूस्टर ही बेच रही हैं, और अगर बूस्टर से भी काम न चले तो आप मेरा ओरल मेडिसिन खाइए। तो इस तरह से जो फार्मा कंपनियां हैं वो चरण दर चरण अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही हैं, और चूँकि हम डरे हुए हैं, हमने अपनों को खोया है, तो भाई जो भी मिल रहा है लाओ भाई हमको दे दो, मैं खा लूँ। तो ये है, तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ना। नहीं, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं हुई, मुझे याद है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई कई जगहों पर और पेशेंट्स मर गए, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार स्थिति स्पष्ट तब करेगी जब इस तरह की उसके पास क्योंकि रिसर्च करने के लिए वक्त लगता है। जहाँ तक आपने बात की ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सरकार ने औसत जो ऑक्सीजन का यूसेज है उससे ज़्यादा इंतज़ाम कर रखे हैं, लेकिन जब बाढ़ आ जाए किसी चीज़ की, मतलब बीमारों की, मरीज़ों की बाढ़ आ जाए, तो उसको संभाल पाना किसी भी सरकार के लिए, आप अमेरिका ले लीजिए, बाकी यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे भी इस तरह की अफरा तफरी का माहौल मचा, क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ों को डील करने के लिए ना मेडिकल स्टाफ होते हैं, ना इक्विपमेंट होते हैं, ना ऑक्सीजन होते हैं। तो ये होता ही होता है। मतलब इसके लिए आप किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। मतलब सरकार अपनी तरह से कोशिश कर रही है, यानी कि और उसको कोशिश करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, और वो भी इस मामले में वो कर भी रही है। मतलब अगर आप ओमिक्रॉन लीजिए तो ओमिक्रॉन के मामले में लगातार ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी मौतें हुई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अलर्ट से, सारी राज्य सरकारें, केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ की सरकारें काफ़ी अलर्ट है और लगातार नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज कर रही है, जो मैक्सिमम हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए निर्देश जारी कर रही है। इसके अलावा चेकिंग कर रही है, चालान कर रही है, प्रोसिक्यूट कर रही है लोगों को जो लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन जैसा अभी हैदर भाई भी बता रहे थे, प्रॉपर रिसर्च नहीं होने की वजह से ये वेरिएंट क्या इफेक्ट करेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अलर्ट रहें, हम वो तमाम चीज़ें करें जो बेहद ज़रूरी है, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, हाथ अपने साफ रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और हम भी अभी ये शूट करने के बाद मास्क का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है, क्योंकि अगर ये हम लोग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। क्यों हैदर भाई? मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ टीज़ करना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी, मतलब मैंने पिछले 2 सालों में कोरोना की बहुत सारी स्टोरीज़ की, बहुत रिसर्च की। उस रिसर्च के दौरान एक ऐसी रिसर्च मेरे नज़रों से गुजरी जो बहुत चौंकाने वाली थी। वो रिसर्च ये थी कि दुनिया के चंद अमीर लोग और उनका एक संगठन, उसने ये तय किया आपस में मिलके कि जो हमारी धरती पे, यानी इस ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड तो नहीं बल्कि धरती कहना चाहिए, धरती पे जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करने के लिए जितनी पॉपुलेशन चाहिए थी उससे हमारी 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी उसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, इस तरह की एक मीटिंग हुई थी 2 साल पहले। तो वो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। कहीं ये उस मीटिंग का नतीजा तो नहीं है, वो साजिश तो नहीं है, इस बारे में हम उस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे, वो हम बताएंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद। धन्यवाद।